इशरत की जो मदर थी वो कहती है इशरत को मैं जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। तो वो क्या करती हैं, 11 अगस्त 2004 को हाई कोर्ट में स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 822 फाइल करती हैं, जिसमें वो डिमांड करती हैं कि एनकाउंटर फेक है, सीबीआई को ये केस दे देना चाहिए। बाकी जो एसडीएम थे वो इस केस के ऊपर अलग से ऑलरेडी इंक्वायरी कर ही रहे थे। ये वो टाइम था गुजरात का जिसमें 2003 से 2005 के बीच में टोटल 21 कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर्स हुए थे, जिसमें से मोस्टली सभी का मिशन सीएम को मारने का था। और ये सभी एनकाउंटर सुबह के अर्ली आवर्स में हुए और सब में कुछ ना कुछ चीज को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो आम जनता जो थी वो भी कंफ्यूज थी और जानना चाहती थी कि सच है क्या। अब सेम टाइम पे क्या होता है कि सोहराबुद्दीन शेख, इसका भी जो एनकाउंटर हुआ था उसका भी कोर्ट केस सामने आ जाता है। ये जो इशरत जहान का एनकाउंटर हुआ था, इसमें जो पुलिस ऑफिसर थे जैसे डीजी वंजारा, एनके अमीन, राजकुमार पांडियन, यही सेम ऑफिसर सोहराबुद्दीन शेख केस में भी थे। स्टोरी भी इशरत जहान की स्टोरी से मिलती जुलती थी, लेकिन सोहराबुद्दीन वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको फेक बता दिया था कि ये फेक एनकाउंटर हुआ है। और ये सारे ऑफिसर जो इशरत जहान वाले केस में थे, इन सबको जेल जाना पड़ता है सोहराबुद्दीन वाले केस के चक्कर में, और इनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी लगता है। और इसके साथ साथ गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। वाले केस का जो रिजल्ट आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, इसके बाद इशरत जहान की जो मदर थी उनका क्लेम और स्ट्रांग हो जाता है कि उनकी लड़की का भी फेक एनकाउंटर किया गया है। लोगों का भी सपोर्ट इनको मिलने लगता है। देखिए, जो इशरत जहान वाला केस है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो 4 लोग आए थे, सीएम नरेंद्र मोदी को मारने आए थे और एलईटी के मेंबर थे, यानी कि लश्कर तैयबा के मेंबर थे, ये एक चीज है। लेकिन ये जो इनका एनकाउंटर हुआ है ये फेक हुआ है कि नहीं, ये एक अलग चीज है। तो दो चीजें अलग अलग हैं। तो अभी ये जो डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि पुलिस वालों ने इनका फेक एनकाउंटर किया है या नहीं, ये चारों आए कैसे थे, ये लश्कर तैयबा के मेंबर थे या नहीं थे। अभी जो सोहराबुद्दीन वाला जो केस था, जब ये सामने आया तो लश्कर तैयबा ने जो पहले अपना स्टेटमेंट दिया था कि इशरत जहान शहीद है, वो उसकी मेंबर है, वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। लश्कर तैयबा, इशरत की फैमिली और इंडियन मुस्लिम से इशरत जहान को लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव बताने के लिए माफी मांगते हैं कि उन्होंने गलती से बोल दिया था, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ये चीज बोल के लश्कर तैयबा ने अपना जो क्लेम था उसको वापस ले लिया और बता दिया कि इशरत जहान जो है वो एलईटी की मेंबर कभी थी ही नहीं। अब इसके बाद इशरत जहान का जो केस है वो गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचता है। और हाई कोर्ट क्या करता है कि जुलाई 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को नोटिस भेज के कहता है कि आप सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पे इंक्वायरी करिए और एक एफिडेविट सबमिट करिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट उस समय कांग्रेस की थी और होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, तो पी चिदम्बरम ने ये काम अपने अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मनी को दे दिया था, इस पूरे केस की इंक्वायरी करके एफिडेविट बनाओ और उसको फिर हम सबमिट करेंगे। ये जो इंक्वायरी करके एफिडेविट बनाने वाला जो काम था, पी चिदम्बरम ने खुद इसका ध्यान ना रख के डायरेक्ट आरवीएस मनी को जो ये दिया था, पी चिदम्बरम को ये चीज बहुत भारी पड़ती है। अब इसके बाद आरवीएस मनी काफी दिनों तक अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलके इस पे इंक्वायरी कंप्लीट करते हैं और इस पे अपनी एक रिपोर्ट यानी कि एफिडेविट बना के सबमिट करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और इस एफिडेविट में ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। इस एफिडेविट में ये निकल के आया कि हाँ, ये जो चारों एलईटी के मेंबर थे ये बीजेपी के टॉप लीडर्स को असैसिनेट करने की प्लानिंग कर रहे थे और इसके लिए लश्कर तैयबा जो था वो कुछ आतंकियों को तैयार करके गुजरात में भेज रहा था। और इस रिपोर्ट में, ये जो आरवीएस मनी की जो रिपोर्ट थी, इसमें जावेद और इशरत को भी लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव बता दिया गया। इस एफिडेविट को बनाते हुए आरवीएस मनी जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के रिकॉर्ड से जावेद की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ईयर 1992 से 1998 तक जावेद ने स्मगलिंग और फेक करेंसी का रैकेट चलाया था, जिसको लेके इसके ऊपर महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ जावेद ने 2 नाम से पासपोर्ट बनवा रखे थे। एक पासपोर्ट जिसका नंबर S514800 था, उस पे इसका नाम जावेद गुलाम शेख था जो इसने मुंबई से बनवाया था। दूसरा पासपोर्ट जिसका नंबर E662420 था, ये इसने कोची में प्रणेश कुमार के नाम से बनवाया था। इसने दुबई में जाके लश्कर तैयबा के मेंबर मुजम्मिल भट्ट से मिलके ये सारा प्लान बनाया था और इशरत को ये अपने कवर की तरह यूज करके अपनी वाइफ दिखा के इलाहाबाद, लखनऊ और नासिक के होटल में रुका था। और इसी टाइम पे जावेद के मुंबई के घर पे छापा भी मारते हैं तो पता चलता है कि इसका कोई परफ्यूम का बिजनेस नहीं था, बल्कि इसके घर से एक्सप्लोजिव डिवाइस, बॉम्ब बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट और नेताओं के कोड नेम लिखे हुए मिलते हैं। अब ये एफिडेविट जो था वो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था, लेकिन इसके बाद भी आरवीएस मनी ने पी चिदम्बरम को जब ये ड्राफ्ट भेजा तो पी चिदम्बरम ने इस पे साइन कर दिए। और साइन करने के बाद आरवीएस मनी का सिर्फ एक ही काम था कि इस एफिडेविट को
अहमदाबाद में जाके सबमिट करना था। लेकिन कांग्रेस को ये चीज बहुत ही लेट रियलाइज हुई कि अगर ये एफिडेविट सबमिट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब होता क्या है कि आरवीएस मनी जब इस एफिडेविट को लेके अहमदाबाद कोर्ट पहुंचते हैं तो पहले तो इनको ये कहा जाता है कि जो एफिडेविट आप लेके आए हो ये फाइल नहीं हो सकता क्योंकि इसका टाइम निकल गया है। आरवीएस मनी खुद पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि इनसे झूठ बोला जा रहा है, अभी भी टाइम है और 4 बजे तक इसको फाइल किया जा सकता है। फिर आरवीएस मनी अंदर जाके ऑफिसर से मिलते हैं तो वो ऑफिसर कहता है कि इस एफिडेविट को फाइल करने की जरूरत नहीं है, होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ गया और इसको फाइल नहीं कर। अब आरवीएस मनी को ये सारी चीजें देख के थोड़ा डाउट होता है तो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, आप इसको फाइल करो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके ऊपर केस चल रहा था वो ये चाहते थे कि आरवीएस मनी कैसे भी करके ये एफिडेविट फाइल कर दें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये एफिडेविट फाइल करना होता है तो उसके लिए एक एडवोकेट की भी जरूरत होती है। तो आरवीएस मनी के साथ एडवोकेट अभिचंदानी थे जो ये सब फाइल करवा रहे थे। और उसी टाइम पे एक फोन रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है जो जीएल सिंघल और पीपी पांडे की फोन कॉन्वर्सेशन थी, जिसमें पीपी पांडे कहते हैं कि कैसे भी करके अगर अभिचंदानी ने आरवीएस मनी के साथ ये एफिडेविट फाइल करा दिया तो अभिचंदानी को हाई कोर्ट का जज बनाएंगे। तो जैसे तैसे करके इस एफिडेविट को फाइल तो करा दिया जाता है। लेकिन इस चीज से सेंट्रल गवर्नमेंट खुश नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये फाइल हो। वहीं गुजरात गवर्नमेंट के जो लोग थे वो चाहते थे ये कैसे भी करके फाइल हो जाए। और जब ये एफिडेविट फाइल हो गया था उसके बाद जितनी बार भी कांग्रेस ने बोला कि गुजरात के अंदर फेक काउंटर करवा रही है वहां की गवर्नमेंट, तो बीजेपी ने भी उसके काउंटर में यही एफिडेविट का हवाला दिया कि आपने खुद इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करके इंक्वायरी करके एफिडेविट बनाया और कोर्ट में सबमिट किया है और आप खुद ही इस चीज को कह रहे हो कि एनकाउंटर्स फेक हो रहे हैं। अब देखिए एफिडेविट तो फाइल हो गया था लेकिन इसके बाद भी चीजें आसान नहीं हुई बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो ये जो अलग से इंक्वायरी चल रही थी एसडीएम वाली, इसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीएम पटेल ने 12 अगस्त को मजिस्ट्रेट एसपी तमांग को दे दी थी और दी भी थी सीआरपीसी के सेक्शन 176 के तहत। इस सेक्शन के हिसाब से ये जो 4 लोगों की डेथ हुई थी वो किस रीजन से हुई थी और किन सर्कमस्टांसेस में हुई थी सिर्फ वो पता करना था, उससे ज्यादा नहीं करना था। तो अब जैसे एसबी तमांग के पास ये चीज आती है अगले 25 दिन तक वो इस पे काम करते हैं और 7 सितंबर 2009 को 243 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और जैसे ये रिपोर्ट आती है भूचाल मच जाता है। एसबी तमांग अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि मैंने इस पूरे एनकाउंटर को सही से रिव्यू किया है। अब ये चारों लोग एलईटी के ऑपरेटिव थे या नहीं इसका नहीं पता, लेकिन ये जो एनकाउंटर पुलिस ने किया है ये पूरी तरीके से फेक किया है और पुलिस जो कह रही है वो सारा कुछ झूठ बोल रही है। तो ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद एसपी तमांग, डीजी वंजारा, जीएल सिंघल, एनके आमीन और ऐसे 20 से ज्यादा डीसीबी ऑफिसर्स के ऊपर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाते हैं। ये उन 20 लोगों के नाम है। और अब ये सारी चीजें देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात पुलिस की नींद उड़ जाती है। गुजरात गवर्नमेंट 2 दिन के अंदर गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के कहती है कि ये जो एसपी तमांग ने इतनी रिपोर्ट बना के सबमिट करी है ये इनके एरिया ऑफ वर्किंग के बाहर है। एसपी तमांग को सेक्शन 176 के अंदर इंक्वायरी करने के लिए दी गई थी जिसमें इन्हें सिर्फ डेथ का रीजन पता करना था, लेकिन इन्होंने अपने ज्यूरिडिक्शन एरिया से बाहर जाके काम करा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर आगे चल के कोर्ट को भी इस चीज को मानना पड़ता है और फिर ये रिपोर्ट की बात जो है वो धीरे धीरे खत्म होती है। अब जब ये एसपी तमांग की रिपोर्ट बाहर आई तो गुजरात गवर्नमेंट और पुलिस को भी बहुत क्रिटिसाइज करा जाने लगा। और फिर इसी टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया कि 29 सितंबर 2009 को गुजरात हाई कोर्ट में सेकंड एफिडेविट सबमिट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि पहले जो एफिडेविट सबमिट किया गया था तब तक एसपी तमांग की रिपोर्ट नहीं आई थी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो एफिडेविट बनाया गया था। ये जो दूसरा एफिडेविट ये लोग सबमिट कर रहे हैं ये सही वाला है। इन्होंने अपने सेकंड एफिडेविट के 6th पॉइंट पे ये चीज मेंशन भी की है। अब ये जो दूसरा एफिडेविट इन्होंने सबमिट किया था इशरत जहान को जो लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव बताने वाली लाइन थी उसको चेंज कर दिया था।